नागपुर भी दंगे की आग में झुलसा। प्यार, बेवफाई और फिर कत्ल। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीदें। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की कलगंदाज में। महाराष्ट्र का शांत शहर नागपुर भी इस बार हिंसा की आग में झुलसने से नहीं बच पाया। कहा जा रहा है कि 300 साल के इतिहास में कभी ऐसा मौका नहीं आया जब हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने हुए हो। इस हिंसा के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो सदियों से कब्र में दफन आताई औरंगजेब एक बार फिर खड़ा हो गया है। कुछ अफवाहों से शुरू हुई हिंसा ने बड़ा रूप ले लिया। पथराव हुआ, वाहन जला दिए गए, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। हिंसा में DCP स्तर के 3 अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। जिस तरह अफवाह फैलाई गई उसे देखकर लगता है कि इस हिंसा को बहुत सुनियोजित तरह से अंजाम दिया गया। अफवाहों में कहा गया कि एक पवित्र ग्रंथ को नुकसान पहुंचाया गया, आयतें लिखी हुई चादर को भी जलाया गया। हिंसा को लेकर सरकार और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जब अफवाहें फैली तो समय रहते पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई? यदि पुलिस समय रहते सक्रिय हो जाती तो शायद होती ही नहीं या फिर इतना बड़ा रूप नहीं लेती। हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान की फेसबुक आईडी से कई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अकाउंट्स को फॉलो किया गया था। इससे यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि इस हिंसा के पीछे बाहरी संगठनों का भी हाथ हो सकता है। फहीम 2024 में नितिन गडकरी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वह बुरी तरह हारा था। इस बीच पुलिस की साइबर सेल ने सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की है जो बांग्लादेश से संचालित हो रहा था और उसने नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की धमकी दी थी। पुलिस को और भी कई फर्जी अकाउंट्स मिले हैं जो दंगे को बढ़ावा देने और लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। पुलिस ने मास्टरमाइंड फहीम खान समेत अब तक 105 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें विश्व हिंदू परिषद के लोग भी शामिल हैं। इस हिंसा के मूल में मुख्य वजह औरंगजेब की कब्र है। इस मामले में राजनीति भी खूब हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार औरंगजेब के कब्र की सुरक्षा के लिए बाध्य है, लेकिन उसके महिमा मंडन की अनुमति नहीं दी जा सकती। व्हीप और बजरंग दल ने कब्र को हटाने के लिए प्रदर्शन भी किया था। हालांकि एनडीए सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे कदम से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। वहीं शिवसेना UBT ने कहा कि भाजपा शिवाजी महाराज से ज्यादा औरंगजेब को अहमियत दे रही है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि मणिपुर के बाद अब महाराष्ट्र जल रहा है और नागपुर में दंगे हो रहे हैं। नई राशि बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ दिए और वह भी औरंगजेब के नाम पर। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र तोड़नी है तो आपको किसने रोका है? यह विवाद महाराष्ट्र की सीमा से परे दूसरे राज्यों में पहुंच गया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नाकामी छुपाने के लिए संबल तथा औरंगजेब जैसे मुद्दे उछालती रहती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने औरंगजेब के महिमा मंडन को देशद्रोह करार दिया। औरंगजेब विवाद में किसका नफा नुकसान है यह तो पता नहीं, लेकिन एक बात तय है कि इस विवाद के बाद जिसको नहीं पता था उसको भी पता लग गया कि कहीं औरंगजेब की कब्र भी है और औरंगजेब भी अपनी कब्र पर बड़ा हंस रहा होगा कि जो काम वह जीते जी नहीं कर पाया वह कब्र में रहकर भी पूरा हो गया। यूपी में मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड काफी चर्चा में है, जहां प्यार में अंधी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस प्रकरण ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड की याद ताजा कर दी, जब आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। हालांकि यह मामला थोड़ा उलट है। यहाँ पीड़ित महिला न होकर पुरुष है। मेरठ में सौरभ की पत्नी मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, फिर शव को 15 टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में डाल दिया और फिर उसे सीमेंट से सील कर दिया। सौरभ US में मर्चेंट नेवी में काम करता था। उसने और मुस्कान ने प्रेम विवाह किया था। दोनों की 6 वर्ष की बेटी पीहू भी है। सौरभ के विदेश जाने के बाद मुस्कान ससुराल वालों से झगड़कर अलग रहने लगी थी। कुछ साल पहले ही साहिल मुस्कान के संपर्क में आया था। धीरे धीरे दोनों काफी करीब आ गए। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि सौरभ उन्हें खटकने लगा। फिर दोनों ने सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और 3 मार्च को उसकी हत्या कर दी। आश्चर्य की बात तो यह है कि हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल की सैर पर निकल गए। हिमाचल में दोनों ने शराब पी, बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान मुस्कान साहिल को चुंबन देती हुई भी नजर आई। मुस्कान और साहिल ने शिमला में होली भी खेली। पुलिस को भी सौरभ का शव ड्रम से निकालने में पसीने आ गए। ड्रिल मशीन की मदद से शव किसी तरह निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साहिल और मुस्कान इस समय जेल में है, लेकिन मेरठ के लोगों में चर्चा है कि मुस्कान की एक बेवकूफी ने उसे कातिल बना दिया और साथ ही हंसता खेलता एक परिवार बर्बाद हो गया।
रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 3 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब युद्ध खत्म होने की उम्मीदें नजर आने लगी है। हालांकि युद्ध के दौरान सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और संपत्ति को हुए नुकसान का तो अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि जंग का दूसरा नाम तबाही है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करवाने के अपने दावे पर तो खरे उतरते नहीं दिखे, लेकिन उम्मीद की लौ जरूर नजर आने लगी है। इसका ताजा उदाहरण रूस और यूक्रेन द्वारा कैदियों की अदला बदली है। रूस और यूक्रेन ने बुधवार को कहा कि उन्होंने 175 कैदियों की अदला बदली की है और यह पहला मौका है जब इन देशों ने इतनी बड़ी संख्या में कैदियों की अदला बदली की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि सभी युद्धबंदी और पकड़े गए नागरिकों को रिहा करना शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली में मदद मिलेगी। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में पहले कदम के रूप में सीमित युद्ध विराम पर सहमत हो गए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के अनुरोधों और आवश्यकताओं के अनुसार बातचीत की, क्योंकि वह दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लाना चाहते हैं। हम पूरी तरह सही रास्ते पर हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन की बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से कहा है कि युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को यूक्रेन सैन्य व खुफिया सहायता देना बंद करना होगा। पुतिन ने समुद्री युद्ध विराम के लिए ट्रंप के आह्वान का स्वागत किया और आगे काम करने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। उम्मीद करें कि युद्ध जल्द समाप्त होगा और इससे न सिर्फ रूस तथा यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को राहत मिलेगी। अब खबरें संक्षिप्त में। आईपीएल 2025 की रंगारंग शुरुआत। पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच बेंगलोर में। मुस्लिमों के 4% कोटे पर कर्नाटक विधानसभा में बवाल। बीजेपी विधायकों को उठा कर किया गया बाहर। भाजपा के 18 विधायक 6 माह के लिए विधानसभा से निलंबित। ओडिशा सरकार ने गर्मी के कारण 2 अप्रैल से सभी स्कूलों में सुबह की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। बौद्ध, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, बुलांगीर और सुंदरगढ़ जैसे जिलों के लोग तेज गर्मी से परेशान। लंदन स्थित हिथ्रो हवाई अड्डा प्रशासन ने कहा कि उम्मीद है शनिवार को उड़ानें पूरी तरह से बहाल हो जाएंगी। लंदन में एक विद्युत उपकेंद्र में आग लगने के कारण हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया था। ये थी वेब दुनिया की विशेष पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।